Good morning, everyone. Morning, sir. Morning, sir. So let us discuss the assignment questions. Okay. चलिए कल आप लोगों का हॉलीडे था या फिर कल कोई दूसरी क्लास थी मॉर्निंग में? सर दूसरी क्लास थी। अच्छा दूसरी क्लास थी। अच्छा ओके चलिए तो देखते हैं अब एक प्रॉब्लम आपके डाउट्स लेते हैं जो पहले के थे। तो पहले देखिए जैम का आईआईटी जैम का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ये डाउट था आपका जैम का 3। ये बोल रहा है लाइट टेक्स 4 hours टू कवर डिस्टेंस फ्रॉम सन टू नेपच्यून इफ यू ट्रेवल इन स्पेसशिप एट अ स्पीड ऑफ 0.99 c. The time required to cover the same distance measured with the clock on the spaceship will be approximately. ठीक है, तो यहां पर आपका सन है, यहां पर आपका नेपच्यून। ठीक है, और उसने बोला है कि ये डिस्टेंस जो है ये एल कितना है, ये 4 hours ना, 4 hours है। तो टाइम 4 hours लगता है तो डिस्टेंस कितनी होगी? 4 hours इंटू सी लगेगी ना, इतने डिस्टेंस हो जाएगी। अब उसने बोला है कि एक स्पेसशिप है, वो स्पेसशिप जो है 0.99 से जा रहा है। एक स्पेसशिप है ना, उसकी वेलोसिटी कितनी है? 0.99 c। इसको मैं बोल देता हूँ ये सन है, तो इसको मैं बोल देता हूँ एस, फ्रेम एस मतलब स्पेसशिप। ठीक है, चलिए तो देखिए प्रॉपर लेंथ कितनी है? एल है। ओके, अब मुझे बताइए अगर मैं स्पेसशिप से देखूंगा, अगर मैं स्पेसशिप से देखूंगा तो बताइए मुझे ये नेपच्यून तक की डिस्टेंस कितनी दिखेगी? कॉन्ट्रैक्टेड दिखेगी। कितनी दिखेगी? एल प्राइम, एल प्राइम इज इक्वल टू एल इंटू √1 माइनस वी स्क्वायर बाय 6। दूसरी बात, जब स्पेसशिप से देखूंगा तो लेंथ तो कॉन्ट्रैक्टेड दिखेगी। नेपच्यून इधर आते हुए दिखेगा, कितनी वेलोसिटी से दिखेगा? 0.99 से। ठीक है, तो बताइए एल प्राइम कितना हो जाएगा यहां से? एल तो आपका है 4 hours, 4 hours है इनटू आपका सी है और √1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो वी कितना है आपका? 0.99 सी बाय सी स्क्वायर, तो 0.99 स्क्वायर बाय 1। ठीक है, चलिए तो टाइम कितना लगेगा स्पेसशिप से देखेंगे तो? टाइम स्पेसशिप के फ्रेम में, तो एल प्राइम तो डिस्टेंस है और वेलोसिटी है वी, तो टाइम लगेगा आपका कितना लगेगा? एल प्राइम इज 4 hours, 4 hours इंटू सी इंटू 1 माइनस 0.99 का स्क्वायर डिवाइड बाय वेलोसिटी इज 0.99 सी। सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो टाइम जो लगेगा आपका स्पेसशिप से देखने में वो लगेगा इसमें क्या मिनट्स में दिया हुआ है ना,
तो बस कर लीजिएगा 4 into मिनट्स तो 60 मिनट्स, और बाकी फिर ये आप कैलकुलेशन। तो आप इसे कैलकुलेट करेंगे आप, तो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा ये? 34 अप्रोक्सीमेटली मैंने किया था ये, आई थिंक 34 मिनट्स आएगा। इसमें डाउट है एक। हाँ, जस्ट 1 मिनट। हाँ बताइए। सर जो हम एक्चुअल लेंथ लेते हैं वो जब आपने डेफिनेशन लिखाई थी तो वो रेस्ट फ्रेम में या उसके ओन फ्रेम में लिखाई थी, लेकिन हाँ, यहाँ पे हम स्पीड की लाइट में जो है उसके देख रहे हैं तो उसे हम एक्चुअल लेंथ कह रहे हैं, तो वो उसकी एक्चुअल लेंथ कैसे हुई? मतलब स्पीड ऑफ लाइट मतलब क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलिए। तो जब आपने एक्चुअल लेंथ की डेफिनेशन लिखाई थी तो उसके ओन फ्रेम में थी वो, मतलब वो हाँ रेस्ट में था, लेकिन सर हाँ, यहाँ पे तो स्पीड के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं ना हम डिस्टेंस को, तो उसकी एक्चुअल लेंथ कैसे हुई स्पेसशिप? स्पीड के डिस्टेंस, स्पीड मतलब लाइट की रेफरेंस में देख रहे हैं? सर लाइट की सर। नहीं नहीं, तो देखिए, अगर मैं बोलूं कि मुझे अर्थ से सन तक पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं, है ना, तो जो डिस्टेंस होगी अर्थ से सन की, वो यही तो होगी ना, 8 मिनट इंटू सी लगेगी डिस्टेंस। तो सर उसे हम एक्चुअल लेंथ मान लेंगे। हाँ हाँ, एक्चुअली नहीं, ठीक है। यस सर। चलिए, अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं, अच्छा, जेम का क्वेश्चन नंबर 9 तो हमने कर लिया था, मतलब 9 तो हो जाएगा आपसे। Yes, sir. ये एंगल वाला है ना, और Yes. एंगल वाला सीधा का सीधा फॉर्मूला लगाना है। अब एक बार जेम का देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जेम का। वो कहता है टू इवेंट्स E1 एंड E2 टेक प्लेस इन इनर्शियल फ्रेम S विद रिस्पेक्टिव टाइम स्पेस कोऑर्डिनेट्स गिवन बाय दिस। ठीक है, तो E1 जो है आपका है इन फ्रेम S, E1 जो लेता है टेक प्लेस T1 इज इक्वल टू 0 और R1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और दूसरा जो है वो E2 टेक प्लेस करता है, वो T2 इज इक्वल टू 0 और यहां पर X2 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 8 और बाकी Y2 Z2 0। ठीक है, चलिए, तो अब मुझे बताइए, अगर मैं करूं डेल्टा एक्स इज इक्वल टू X2 माइनस X1, है ना, तो दो इवेंट्स के बीच में कितना डिस्टेंस है बताइए, X2 माइनस X1। तो यहां पर तो X1 0 है, Yes, sir. तो X2 माइनस X1 कितना है, 10 टू द पावर 8। 10 to the power 8. अब मुझे देखना है डेल्टा टी इज T2 माइनस T1, तो T2 इज 0, T1 इज 0, तो ये 0। इसका मतलब क्या है कि फ्रेम S में दोनों इवेंट्स क्या है, साइमल्टेनियस है ना। चलिए, तो ये तो हमें दिया हुआ है। अब हमें पढ़ना है अनदर इनर्शियल फ्रेम S प्राइम इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू S विद वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0.8 c I कैप ना। तो ये S प्राइम है, ये S फ्रेम है आपका, और S प्राइम फ्रेम जो है वो मूव कर रहा है वेलोसिटी से, कितने से, 0.8 c। और हमें निकालना है व्हाट इज द टाइम डिफरेंस एज ऑब्जर्व्ड इन S प्राइम। तो हमें निकालना है डेल्टा T प्राइम निकालना है कुल मिलाकर। तो ये तो सिंपल फॉर्मूला है डायरेक्ट,
डेल्टा sir. टी प्राइम इज व्हाट? डेल्टा टी माइनस डेल्टा एक्स v बाय सी स्क्वायर अपॉन डायरेक्ट फॉर्मूला। डेल्टा टी इज गिवन, डेल्टा एक्स इज गिवन, v इज गिवन, बस। ठीक है, ओके। अब हम देखेंगे सर यहाँ पे जो x ज्यादा आता है उसमें टाइम नेगेटिव आता है। किसमें? वैसे वाले क्वेश्चंस में जिसमें x का वैल्यू ज्यादा होता है उसका टाइम नेगेटिव में आता है, मतलब t हाँ प्राइम अगर निकाले तो उसका हाँ, मतलब क्या हुआ? उसका मतलब है कि दूसरी वाली इवेंट पहले टेक प्लेस कर जाएगी एस प्राइम फ्रेम में। तो मतलब समझ में नहीं आया। देखिए, स्पेशल रिलेटिविटी का ये तो कॉन्सेप्ट है ना कि एक फ्रेम में दो इवेंट का जो बीच में टाइम डिफरेंस है वो दूसरे इवेंट में सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब एक फ्रेम में अगर कोई साइमल्टेनियस है तो दूसरे फ्रेम में जरूरी नहीं है, तो आगे पीछे हो सकती है। समझ के बात? यस यस। तो इसीलिए यहाँ पर डेल्टा टी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर साइमल्टेनियस है, इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरे फ्रेम में भी साइमल्टेनियस होंगे, दूसरे फ्रेम में आगे पीछे हो सकती है। और वो Yes. किस पे डिपेंड करेगा? डेल्टा टी और डेल्टा एक्स की वैल्यू पे। ये अगर ज्यादा होगा तो दूसरी वाली बाद में होगी, ये अगर ज्यादा होगा तो दूसरी वाली पहले हो जाएगी। अच्छा, तो मतलब जिसका x ज्यादा होगा वो हाँ। पहले होगा। जिसका एक्स, देखिए अगर एक्स ज्यादा हुआ तो डेल्टा टी निगेटिव होगा, यस सर। तो डेल्टा टी निगेटिव होगा मतलब कि वो पहले होगा। यस, यू आर राइट। सर ये नेगेटिव कौन सा रेस्पेक्ट से देख रहे हैं, मतलब t प्राइम जीरो, t प्राइम इक्वल टू जीरो से नेगेटिव नहीं नहीं नहीं, देखिए मैं ये बोल रहा हूँ कि देखिए अगर डेल्टा एक्स पॉजिटिव हुआ तो सपोज डेल्टा टी 0 है ना, तो यहाँ पर सपोज x1 है और यहाँ पर x2 है। ठीक है, ठीक है, तो ये x1 है, x2 है, ये 0 है और ये है 10⁸8। ठीक है, और ये दोनों साइमल्टेनियस इवेंट है। ठीक है, तो अब मुझे डेल्टा टी प्राइम देखना है, तो यहाँ पर देखिए डेल्टा एक्स क्या है? ग्रेटर देन 0 है। यस ठीक है, मतलब दूसरा वाला पहले वाले से आगे। ठीक है, तो डेल्टा टी प्राइम में क्या आएगा? ये तो 0 हो जाएगा, तो डेल्टा टी प्राइम नेगेटिव आएगा। यस सर। तो डेल्टा टी प्राइम नेगेटिव मतलब क्या है? मतलब T2 प्राइम माइनस T1 प्राइम इज लेस देन 0, है ना? इसका मतलब क्या है कि T2 प्राइम इज लेस देन T1 प्राइम। तो T2 प्राइम इज लेस देन T1 प्राइम का मतलब क्या है कि x2 वाला पहले हो गया। T2 प्राइम विल अकर फर्स्ट। ओके सर। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम। हो गया ये हमारा। चलिए, ओके, तो जेएनयू का 3 तो हमने देख लिया था। ठीक है, अब देखते हैं जेएनयू का 5। जेएनयू का देखते हैं अब 5। जेएनयू का 5 बोल रहा है an observer O uses the coordinate system x, t to describe non-relativistic motion in one dimension. Okay. Another observer O prime moving with speed to O with uniform velocity much smaller than speed of light along positive x such that t prime such that t is equal to 0, t prime is equal to 0 and instance x is equal to 0 and x prime constant. ठीक है, चलिए। अच्छा, ये तो हमारे पास नॉन रिलेटिविस्टिक केस की बात कर रहा है ना, इसमें दिया हुआ है कि नॉन रिलेटिविस्टिक है सारा मामला।
तो नॉन रिलेटिविस्टिक है, इसका मतलब क्या है कि जो आपका ये फ्रेम, ये O है और ये O प्राइम है और ये V से जा रहा है, और नॉन रिलेटिविस्टिक मतलब V जो है काफी कम है C से, तो V काफी कम है C से। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें उस तरीके से नॉन रिलेटिविस्टिक वाले फॉर्मूले को डिस्क्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। तो बताइए मुझे एक्स प्राइम लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है? एक्स प्राइम का जनरल फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वी टी बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ठीक है। अब v बाई सी काफी कम है 1 से, तो ये वाला जीरो हो जाएगा। अब ये वाला जीरो हो जाएगा तो एक्स प्राइम क्या रिड्यूस हो जाएगा? एक्स माइनस वी टी, ओके। तो ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन जो था हमारा जनरल केस था, कोई भी वेलोसिटी में काम करेगा। अब स्पेशल केस कब होगा? जब नॉन रिलेटिविस्टिक हो और v इज वेरी वेरी स्मॉलर, v इज वेरी वेरी लेस देन c, ठीक है। अब सिमिलरली t प्राइम इज इक्वल टू आपका हो जाएगा t माइनस एक्स वी बाय सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ठीक है। अब v तो काफी छोटा है c से, ठीक है, तो सी स्क्वायर है, ऊपर भी है तो ये भी जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा, तो टी प्राइम इज इक्वल टू सिंपली आ जाएगा आपका टी। देखिए ये जो हमारे दोनों ट्रांसफॉर्मेशन वो न्यूटोनियन ट्रांसफॉर्मेशन होगा, है ना, जो नॉन रिलेटिविस्टिक केस में पढ़ते थे हम, कि फ्रेम आगे जा रही है तो उस केस उससे देखेंगे तो कितना कोऑर्डिनेट मिलेगा? टोटल कोऑर्डिनेट माइनस वीटी, और टाइम दोनों फ्रेम में सेम लगेगा, ओके। अब हमसे पूछा है, हमसे डायरेक्टली ये नहीं पूछा, अच्छा ये तो पूछा है मतलब कि हमारा आंसर ए और बी में से एक होगा, ठीक है, ठीक है। दूसरी बात उसने पूछा है डेरिवेटिव के टर्म से पूछा है, ठीक है। तो डेल बाय डेल एक्स प्राइम और डेल बाय डेल टी प्राइम के बारे में जानकारी ली है उसने। तो डेल बाय डेल एक्स प्राइम, तो डेल बाय डेल एक्स प्राइम पूछा है, तो इस तरह के कंपोनेंट्स आपने थर्मोडायनामिक्स में देखे होंगे ना। तो डेल बाय डेल एक्स प्राइम पूछा है, मतलब कि डेल बाय डेल एफ बाय डेल एक्स प्राइम देखते हैं अगर हम, कोई फंक्शन है, इस ऑपरेटर की जानकारी पूछी उसने डेल बाय डेल एक्स प्राइम की, तो इसको किसी फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करके देखेंगे, ठीक है। चलिए, अब डेल एफ बाय डेल एक्स प्राइम है, तो इसको मैं ये लिख सकता हूं कि ये अगर फंक्शन एक्स और टी का है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? डेल एफ बाय डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाय डेल एक्स प्राइम लिख सकता हूं, प्लस डेल एफ बाय डेल टी इंटू डेल टी बाय डेल एक्स प्राइम, है ना। चलिए, तो अब एक्स प्राइम इतना है तो यहां से एक्स आ जाएगा आपका एक्स प्राइम, ठीक है, प्लस वी टी, और यहां से टी आ जाएगा आपका टी प्राइम सिंपल। तो x को अगर मैं x प्राइम टी प्राइम की फॉर्म में लिखूं तो x प्राइम प्लस वी टी प्राइम, ठीक है। चलिए, तो ये हो जाएगा आपका डेल एफ बाय डेल एक्स इंटू, यहां से अगर मैं करूं डेल एक्स बाय डेल एक्स प्राइम तो क्या आएगा? यहां से तो 1 आ जाएगा और यहां से 0 हो जाएगा, प्लस डेल एफ बाय डेल टी। अगर मैं डेल टी बाय डेल एक्स प्राइम करूं तो क्या आ जाएगा? यहां से, यहाँ पे एक्स प्राइम तो है ही नहीं, सिर्फ टी प्राइम है, 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डेल एफ बाय डेल एक्स प्राइम सिंपली डेल एफ बाय डेल एक्स, मतलब कि ऑपरेटर की फॉर्म में लिखो तो डेल बाय डेल एक्स प्राइम में अगर नथिंग बट सिंपली डेल बाय डेल एक्स, ओके। चलिए, तो ये तो हमारा होगा डेल बाय डेल एक्स प्राइम। अब मैं देखता हूं डेल एफ बाय डेल टी प्राइम की जानकारी पूछी उसने। तो डेल एफ बाय डेल प्री प्राइम टी प्राइम के देखूंगा और मैं तो सिमिलरली लिखूंगा डेल एफ बाय डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाय डेल टी प्राइम,
प्लस del f by del t into del t by del t। तो del f by del x तो वही का वही है। सर डेल एक्स प्राइम बाई dt बाई dx प्राइम वो जीरो कैसे हाँ होगा? सॉरी, यहाँ पे अब del x by del x, सॉरी यहाँ पे नहीं, t प्राइम ही तो होगा यहाँ पे। सर मैं वहां का बोल रहा हूँ, इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड का राइट नीचे। लास्ट लाइन। हाँ तो यहाँ पर सर लेफ्ट नीचे, लेफ्ट नीचे। हैंड साइड का लास्ट लाइन, हाँ, उससे भी नीचे सर फिर dt बाई dx प्राइम जीरो कैसे होगा? dt by dx प्राइम जीरो क्यों होगा ऐसा? यस सर। क्योंकि t इज इक्वल टू सिर्फ t प्राइम है ना, यहाँ पे x प्राइम का कोई कंपोनेंट थोड़ी है। सर लेकिन t को x प्राइम के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना सर, तो हाँ, मतलब ऐसे तो फिर t जो है, देखिए यहाँ पर x जो है वो x प्राइम और t प्राइम का फंक्शन है, इसी तरह से t जो है t प्राइम और x प्राइम का फंक्शन है। तो t में केवल t प्राइम है, x प्राइम का कोई टर्म थोड़ी है। मतलब डेल टी या डेल एक्स प्राइम से था, यहाँ पर इसलिए t जीरो आ में रहा है सिर्फ ना। t प्राइम का, t जो है t प्राइम पे डिपेंड कर रहा है, x प्राइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सर अगर वहां से करें कि x प्राइम इक्वल टू x माइनस vt, तो dx प्राइम बाई dt निकालेगा तो माइनस v आएगा, तो उसको नहीं नहीं, रेसिप्रोकल तो पे। ऐसा नहीं कर सकता ना आप जो है x को फंक्शन के फॉर्म में लिखने पड़ेगा आपको, x प्राइम और t प्राइम के फॉर्म में। सिमिलरली t को लिखना पड़ेगा आपको x प्राइम और t प्राइम के फॉर्म में। आप ऐसा नहीं कर सकते कि t को x प्राइम और t प्राइम के फॉर्म में लिख देंगे, है ना। या तो दोनों प्राइम वाले लो या दोनों नॉन प्राइम वाले लो। समझ गए बात? सर फिर भी अगर वैसे लिखे तो t प्राइम को t के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, तब भी तो माइनस वन बाई v आएगा। नहीं, किसको रिप्लेस कर सकते हैं? सर अगर ऐसे लिखेंगे कि x इक्वल टू x प्राइम प्लस vt प्राइम, फिर t हाँ प्राइम को t के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, हाँ, फिर dx प्राइम बाई dt निकालेंगे तब भी माइनस वन बाई v आएगा ना। नहीं नहीं, देखिए यहां पर मैं बोल रहा हूं ना कि आपको दो फ्रेम्स है, एक एक्स प्राइम टी प्राइम है और दूसरा एक्स प्राइम टी प्राइम। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि किसी फंक्शन को एक्स प्राइम और एक्स के फॉर्म में लिख देंगे। समझ गए बात? यहां से अगर आप करेंगे ऐसा कि टी प्राइम इज इक्वल टू जो टी है, टी प्राइम इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू, यहां पर है एक्स माइनस एक्स प्राइम बाय वी, है ना। तो ये आप ये नहीं कर सकते कि टी प्राइम को इस तरीके से लिख सकते हैं। दिस इज मैथमेटिकली राइट, बट जो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं हम, वहां पर हम एक फ्रेम के कोऑर्डिनेट्स को दूसरी फ्रेम के कोऑर्डिनेट्स में देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर x तो एक कोऑर्डिनेट में है, एक फ्रेम में, और x प्राइम दूसरे फ्रेम में है। समझ गए बात? तो ये आप मैथमेटिकली लिख सकते हैं, बट ट्रांसफॉर्मेशन के टर्म्स में ये लिखना सही नहीं रहेगा। आप एक कोऑर्डिनेट को सारे प्राइम वाले एक तरफ रखो और नॉन प्राइम वाले एक तरफ रखो, आप प्राइम और नॉन प्राइम को मिक्स नहीं कर सकते। ओके, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ओके चलिए, तो यहां से देखिए, अब यहां से डेल एक्स बाय डेल टी प्राइम कितना हो जाएगा? डेल एक्स बाय डेल टी प्राइम हो जाएगा वी आपका, प्लस आपका डेल एफ बाय डेल टी इंटू डेल टी बाय डेल टी प्राइम कितना? 1। ठीक है, तो यहां से आपका हो जाएगा डेल बाय डेल टी प्राइम इज इक्वल टू वी डेल बाय डेल एक्स प्लस डेल बाय डेल टी। सर, तो उधर वैसे डेल एक्स बाई डेल टी प्राइम जीरो नहीं होगा, क्योंकि फिर x और t प्राइम तो अलग अलग प्राइम्स में, फिर वहां पे v कैसे है? क्या? सर फिर df बाई dt प्राइम करते वक्त फिर डेल एक्स बाई डेल टी प्राइम को हम लोग v क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि x को मैंने पूरी इसके फॉर्म में लिखा ना। देखिए, ओके एक तरफ पूरे प्राइम वाले नॉन प्राइम वाले, एक तरफ पूरे प्राइम वाले, तो यहां पर ओके x। ठीक है, चलिए
नाउ लेट अस डू, ये था आपका जेएनयू का 5 था, ये 3 और 3 और 15। अब एक बार देखते हैं बीएचयू का 15 नंबर। तो बीएचयू का 15 नंबर कहता है a length of the rod moving with velocity equal to 0.8 c would be modified if the proper length is equal to centimeter. The modified length is equal to, ये क्या है भाई? ये तो सिंपल है, प्रॉपर लेंथ जी है, मतलब L कितनी दी हुई है प्रॉपर लेंथ? 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, और ये मूव कर रहा है v इज इक्वल टू 0.8 c से। तो उसने बोला है मॉडिफाइड लेंथ, तो मॉडिफाइड लेंथ कॉन्ट्रैक्टेड होगी। कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर इंटू 1 माइनस 0.8 का स्क्वायर 0.64, तो 1 माइनस 0.64 0.36, 0.36 का अंडर रूट 0.6, 60 सेंटीमीटर। चलिए ओके, अब एक बार देख लेते हैं हम। DIFR का एक बार क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। चलिए, TIFR का क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, इन अ फ्यूचरिस्टिक सिनेरियो 2 स्पेसशिप्स A एंड B आर रनिंग अ रेस। ठीक है, तो A और B जो है रन रेस में जा रहे हैं। तो वेयर द स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट से, बट फ्लाई इन ऑपोजिट डायरेक्शंस एट कांस्टेंट स्पीड्स क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो एक वेरी हाई वेलोसिटी से जो है वो आगे जा रहे हैं। An observer fixed at starting point observes that they both cross the point marked end, which are equidistant from the starting point. Obviously बात है, same speed है, तो equidistance ही होगी। Afterwards, this observer receives message from both the spaceships. ठीक है, अब इसमें से कौन सा सही हो सकता है? अब उसने बोला है कि both A and B agree that A won the race. ठीक है, तो A और B को क्या क्या दिखेगा कुल मिलाकर, ये पूछना चाह रहा है कि A ने अपने पास एक घड़ी लगा रखी होगी, B ने घड़ी लगा रखी होगी,
तो ए चेक करेगा कि भाई मैं कब पहुंचा मेरी घड़ी में और बी कब पहुंचा मेरी घड़ी में, फिर उन दोनों को मैच करेगा, फिर बोलेगा, ये डिसाइड करेगा कि ठीक है बी जीता या मैं जीता। सिमिलरली बी के पास भी एक घड़ी होगी, वो ए कब पहुंचा वो डिसाइड करेगा और बी कब पहुंचा वो डिसाइड करेगा, उनको मैच करके फिर डिसाइड करेगा कि कौन जीता। ठीक है, और जो ग्राउंड के फ्रेम है वो दोनों साथ में पहुंचे। ठीक है, तो हमारे इसमें सीन क्या दे रखा है कि एक स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, स्टार्ट पॉइंट है ये, यहां से इसको मैं सपोज ओ बोल देता हूँ। ठीक है, अब यहां से एक स्पेसशिप है जो है आपका इधर है बी, बी इधर जा रहा है और आपका ए इधर जा रहा है, और इसकी वेलोसिटी भी वी है और इसकी वेलोसिटी भी वी। ठीक है, और किसी एक पॉइंट पे ये इधर आ रहा है और ये इधर आ रहा है। तो इक्वी डिस्टेंस है, तो सपोज ये डिस्टेंस को डी मान लेता हूं और ये डिस्टेंस भी डी। चलिए, और ये आपका जो है, चलिए, तो अगर मैं ग्राउंड के फ्रेम में देखूं, ठीक है, तो यहां पर आप देखिए कि दो इवेंट हो रहे हैं, है ना, दो इवेंट हो रहे हैं, देयर आर टू इवेंट्स हैपनिंग। पहला इवेंट है इवेंट 1 जो है वो है ए क्रॉसिंग द फिनिश लाइन, है ना। इवेंट 1 क्या है कि ए जो है फिनिश लाइन को क्रॉस करता है, वो एक घटना घटी। ठीक है, और इवेंट 2 क्या है, इवेंट 2 है कि बी क्रॉसिंग द फिनिश लाइन। ठीक है, तो दोनों घटनाएं घटती है, एक क्रॉस करता है फिनिश लाइन को और एक बी क्रॉस करता है फिनिश लाइन को। ठीक है, तो अब मुझे बताइए, अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम देखता हूं, ठीक है, अगर मैं ग्राउंड के फ्रेम में देखूं तो मुझे बताइए आप, डेल्टा एक्स मतलब कि x2 माइनस x1, है ना, कितना होगा बताइए। x2 क्या है, x2 क्या है, इवेंट 2 का कोऑर्डिनेट, तो इवेंट 2 का कोऑर्डिनेट कितना है, d है, यस सर। माइनस x1 मतलब इवेंट 1 का कोऑर्डिनेट, इवेंट 1 का कोऑर्डिनेट कितना है, माइनस डी। ठीक है, तो ग्राउंड के फ्रेम में दोनों के बीच में डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, 2d हो जाएगा। ओके, अब बताइए डेल्टा टी, डेल्टा टी है t2 माइनस t1। अब बताइए ग्राउंड से देखते हैं तो दोनों एक साथ लाइन क्रॉस करते हैं, यस सर। तो डेल्टा टी कितना हो जाएगा, 0। है ना। तो ग्राउंड के फ्रेम में तो दोनों के दोनों का मैच टाई हो गया है एक तरह से, है ना। अब उसने ये पूछा है कि ए को क्या लगता है और बी को क्या लगता है, तो ए को क्या लगता है वो चेक करने के लिए हम देखेंगे कि इन फ्रेम ऑफ ए, ना, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो क्या होगा, मैच टाई हो जाएगा, मैच टाई हो जाएगा। मैच टाई क्यों हो जाएगा, क्योंकि बिकॉज T2 इज इक्वल टू T1, मतलब दोनों एक ही टाइम पे पहुंचे, है ना। तो घड़ी में ग्राउंड के यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट ओ के पास एक घड़ी है, वो ये भी एक ही टाइम पे पहुंचा है और ए भी एक ही टाइम पे, तो वो बोलेगा कि भाई मैच तो टाई हो गया। ठीक है, अब ए की फ्रेम से क्या लगेगा ये देखते हैं ना, इन फ्रेम ऑफ ए। ठीक, तो पहले बी की बात कर लेते हैं, इन फ्रेम ऑफ बी, बी को क्या लेगा। ठीक है, अब देखिए ग्राउंड के फ्रेम में बी जो है वो इधर जा रहा है वेलोसिटी वी से,
सपोज इसको एक्स डायरेक्शन बोलता हूं, समझ गए? तो बताइए अगर मैं बी के फ्रेम में देखूं तो मैं डेल्टा टी प्राइम देखता हूं, अगर ना ये बी के फ्रेम में, तो बताइए क्या होगा? लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन से डेल्टा टी प्राइम क्या होता है? डेल्टा टी माइनस क्या होता है? डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स भी वी बाय सी स्क्वायर बाई बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। अच्छा, डेल्टा टी तो आपका 0 है यहां से, तो डेल्टा टी प्राइम की वैल्यू बताइए पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी? नेगेटिव नेगेटिव आएगी। तो डेल्टा टी प्राइम इज लेस देन 0, है ना? तो डेल्टा टी प्राइम इज लेस देन 0 मतलब क्या है? T2 प्राइम माइनस T1 प्राइम इज लेस देन 0। इसका मतलब क्या है कि T2 प्राइम इज लेस देन T1 प्राइम। और 2 और 1 क्या है? T2 प्राइम क्या है कि B कब क्रॉस करेगा, और T1 प्राइम क्या है? A कब क्रॉस करेगा। तो T2 प्राइम इज लेस देन T1 प्राइम, इसका मतलब है कि B पहले पहुंचेगा या A पहले पहुंचेगा? भाई जिसका समय कम B। होगा वही तो पहले पहुंचेगा ना, है ना? इसका मतलब है कि B रीच्ड बिफोर A, है ना? तो इन फ्रेम ऑफ B, है ना, याद रखना है, इन फ्रेम ऑफ B, इन फ्रेम ऑफ B क्या हो रहा है? B रीच्ड बिफोर A मतलब B 1, ठीक है? तो B की फ्रेम से अगर मैं देखूंगा तो B बोलेगा भाई मैं तो जीत गया, क्योंकि मेरा टाइम देखो कम आ रहा है, A का टाइम ज्यादा आ रहा है ना? तो B की फ्रेम में B जीता, ठीक है? लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं, A की फ्रेम में चलते हैं। सर डेल्टा टी यहाँ पे क्या है? डेल्टा टी ग्राउंड वाला डेल्टा टी है ना, तो ग्राउंड वाला डेल्टा टी 0। ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। डेल्टा टी है कि ए और बी और ए के बीच में टाइम डिफरेंस क्या है जब क्रॉस करेंगे। ओके सर। लिख लिया सब? नहीं है तो बी को देखिए, ओ को लगेगा कि दोनों का मैच टाई हो गया है, बी को लगेगा कि भाई मैं जीत गया ए हार गया, ठीक है? अब ए की फ्रेम में देखते हैं क्या होगा। लिख लो तो बोल देना मुझे एक बार। लिया सर। अब ए की फ्रेम में देखते हैं अगर, तो ग्राउंड ये है और ए जो है आपका इधर जा रहा है बी से, तो इधर पॉजिटिव एक्स है, ठीक है? तो अब मुझे बताइए आपका डेल्टा टी प्राइम कितना होगा? डेल्टा टी और माइनस में डेल्टा एक्स, और यहां पर वी होगा माइनस वी होगा? सर माइनस भी होगा। माइनस वी होगा। तो डेल्टा टी प्राइम कितना आ जाएगा आपका? डेल्टा टी तो 0 है, अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अब डेल्टा टी प्राइम पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव। तो डेल्टा टी प्राइम पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब क्या है? T2 प्राइम माइनस T1 प्राइम इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या है कि T2 प्राइम इज ग्रेटर देन T1 प्राइम, है ना? तो बताइए इसका मतलब क्या है कि इन फ्रेम ऑफ ए, अब ए को लगेगा भाई 2 तो ज्यादा समय ले रहा है 1 से, मतलब बी ज्यादा समय ले रहा है मुझसे, तो ए की फ्रेम में जो है बी टेक्स लॉन्गर टाइम,
इसका मतलब जीता कौन? सर दोनों ए जीता ना, है ना? तो कुल मिला के बात क्या है कि ओ की फ्रेम में मैच टाई है। अगर मैं ए की फ्रेम में देखूं तो ए को क्या लगेगा? ए को लगेगा कि ए वन, मतलब मैं जीता। बी की फ्रेम में देखूंगा तो बी को क्या लगेगा कि बी वन, मैं जीता। तो डिसाइड कैसे होगा? डिसाइड कैसे होगा मतलब? मतलब सर दोनों अपने अपने फ्रेम में देख रहे हैं तो जीत रहे हाँ तो डिसाइड तो ग्राउंड वाला करेगा, तो मैच टाई है ना। हैं। हम्म, चलिए, तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो थे वो हमने कर लिए। सर डेल्टा टी नेगेटिव आ रहा है सर, वही समझ में नहीं आ रहा है इसका मतलब। कहाँ पर डेल्टा टी नेगेटिव? यहाँ पर नहीं सर, फ्रेम बी में। हाँ, यहाँ पे डेल्टा टी निगेटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि डेल्टा टी के सबसे पहले डेफिनेशन क्या है। डेल्टा टी का मतलब क्या है कि टाइम ऑफ इवेंट 2 माइनस टाइम ऑफ इवेंट 1, T2 माइनस T1। तो नेगेटिव पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या है? T2 ग्रेटर देन T1, मतलब बी वाला इवेंट बाद में हो रहा है ए वाला इवेंट। अगर नेगेटिव होगा तो मतलब क्या है कि T2 लेस देन T1, मतलब बी वाला इवेंट पहले हो रहा है। तो नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब ये है। इसका ये मतलब नहीं कि टाइम नेगेटिव हो गया है, इसका मतलब है कि दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव नेगेटिव है कि नहीं, ओह, है ना। तो डेल्टा टी नेगेटिव का मतलब क्या है कि अगर मान लो ये आ जाए आपका 8 मिनट और ये 10 मिनट आ जाए तो -2 मिनट हो जाएगा ना। जी सर। बस ये। चलिए, तो अब हम देखेंगे हमारा ये हमारे इंपॉर्टेंट जो आपके सवाल थे वो हो चुके हैं। अब हम देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट, सिंपल सा है, टाइम डायलेशन वाला। चलें आगे। एक काम Yes. करते हैं, अभी 3 मिनट का ब्रेक लेते हैं और उसके बाद में हम टाइम डायलेशन वाला स्टार्ट करेंगे।
चलिए now let us move to the next concept. सर Yes. सर पिछले वाला से डाउट था हाँ सर, उसमें जो डेल्टा डेल्टा टी प्राइम लिए हैं हम्म सर, दोनों फॉर्म में डेल्टा टी टू प्राइम माइनस डेल्टा टी वन प्राइम पॉजिटिव किस लिए हैं? दोनों फ्रेम में, एक फ्रेम में टी टू होगा तो दूसरे फ्रेम में टी वन माइनस होगा ना? नहीं नहीं, डेल्टा टी प्राइम तो डेफिनेशन ये है ना, टी टू प्राइम माइनस टी वन प्राइम। यस सर। तो यदि बी फ्रेम में बात करें तो देखिए डेल्टा टी को आप कुछ भी ले सकते हैं। देखिए या तो आप डेल्टा टी प्राइम को लें टी वन प्राइम माइनस टी टू प्राइम, टी वन प्राइम माइनस टी टू प्राइम, फिर आपको डेल्टा टी को भी लेना पड़ेगा टी वन माइनस टी टू, और डेल्टा एक्स को भी लेना पड़ेगा एक्स वन माइनस एक्स टू, है ना? समझ के बात ये? तो डेल्टा का मतलब है वन माइनस टू लो या टू माइनस वन लो, बात तो ये यहाँ पे उल्टा हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा चलिए टाइम डायलेशन है तो इसका मतलब क्या है इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं, फिर मैथमेटिकली इसको देखेंगे। तो इसका मतलब है कि ऑल द प्रोसेसेस in motion slows down. ठीक है, all the processes in motion slows down. चलिए तो ये एक सिंपल स्टेटमेंट है, इसका मतलब क्या है इसको पहले मैथमेटिकली देखते हैं। सपोज आपका ग्राउंड है, तो ग्राउंड फ्रेम तो आपका एस फ्रेम है, और सपोज आपका एक मूविंग फ्रेम है एस प्राइम। ठीक है, ठीक है। तो एक प्रोसेस होता है सपोज, तो प्रोसेस मतलब क्या है कि हो रहा है एक के बाद एक कुछ इवेंट हो रहा है, ठीक है ना? तो सपोज किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे देखते हैं हम, यहां पर एक इवेंट हुआ T1, इवेंट 1 हुआ, सपोज T1 प्राइम पे, और सेम पॉइंट पे इवेंट 2 हुआ T2 प्राइम पे, ना? ठीक है, मतलब सेम पॉइंट पे ही दोनों इवेंट हो रहे हैं। ओके, तो मुझे बताइए यहां से अगर मैं फ्रेम एस की बात करता हूं, एस प्राइम की बात करता हूं, तो डेल्टा टी प्राइम क्या होगा? T2 प्राइम माइनस T1 प्राइम। अच्छा, डेल्टा एक्स प्राइम क्या होगा बताइए? एक ही पॉइंट पे हो रहा है एस प्राइम फ्रेम में, तो एक्स प्राइम क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब मुझे यहां से मुझे पता करना है व्हाट विल बी डेल्टा टी। तो डेल्टा टी प्राइम ये है मुझे, डेल्टा एक्स प्राइम दिया है मुझे, तो डेल्टा टी निकालना है तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? इनवर्स लॉरेंट, इनवर्स लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। तो डेल्टा टी क्या निकल आएगा मेरा? डेल्टा टी प्राइम प्लस डेल्टा एक्स प्राइम इंटू वी बाय सी स्क्वायर, वन माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा डेल्टा एक्स प्राइम तो हमारा 0 है, तो डेल्टा टी आपका कितना आ जाएगा? डेल्टा टी प्राइम बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय, यहां से आपका आ जाएगा कि
डेल्टा टी क्या है? टाइम ऑब्जर्व्ड फ्रॉम एस फ्रेम। टाइम ऑब्जर्व्ड डेल्टा टी डैश को डेल्टा टी नॉट मान लेंगे। क्या हुआ? डेल्टा टी डैश को डेल्टा टी नॉट। हाँ, तो अब मुझे बताइए कि जो इवेंट हो रहा है वो एस प्राइम फ्रेम में हो रहा है ना? तो मुझे बताइए डेल्टा टी और डेल्टा टी प्राइम में से कौन सा प्रॉपर टाइम होगा? बताइए। टी प्राइम। डेल्टा प्राइम टी प्रॉपर टाइम होगा, डेल्टा टी नॉट। है ना? दिस इज प्रॉपर टाइम। इसको मैं बोलता हूँ टाउ। तो आपका डेल्टा टी हो जाएगा, कितना हो जाएगा? टाउ डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय 6। तो मुझे किसी प्रोसेस को रेस्ट फ्रेम में कंप्लीट होने के लिए टाउ टाइम लगता है। तो अगर मूविंग फ्रेम है वहां पे कंप्लीट होने के लिए कितना लगेगा? टाउ बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। अब मुझे बताइए ये वाली क्वांटिटी जो है लेस देन 1 है ग्रेटर देन 1 है? लेस देन 1 सर। देन 1। लेस देन 1 है। इसका मतलब है कि डेल्टा टी टी टाउ से बड़ा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा? ज्यादा। ज्यादा मतलब कि कहने का मतलब क्या है कि एक इवेंट है जो कि मान लो इस कार्ट में, मतलब उसकी रेस्ट फ्रेम में अगर 1 मिनट में होता है तो ग्राउंड से ऑब्जर्व करूंगा तो वो वाला इवेंट 2 मिनट लग सकता है, 3 मिनट लग सकता है। ठीक है, मतलब कि अगर मैं ग्राउंड से देखूंगा तो जो भी मूविंग चीजें हैं वो स्लो हो रही है प्रोसेस। समझ गए बात? सपोज मान लो यहाँ पे कुछ इवेंट हो रहा है, जैसे आप यहाँ पे बैठ के मान लो चाय बना रहे हैं, है ना? तो सपोज यहाँ पर मैगी बना रहे हैं तो यहाँ पे 2 मिनट में मैगी बन जाएगी क्योंकि रेस्ट फ्रेम में ही है ना? बट अगर ग्राउंड से देखेंगे तो उसको डेल्टा टी इज ग्रेटर देन टाउ, और टाउ क्या है? प्रॉपर टाइम ऑफ मैगी। प्रॉपर टाइम ऑफ मैगी 2 मिनट है, तो यहां से देखेंगे तो आपको 5 मिनट लगेगा, है ना? समझ गए बात ये? तो अगर ऑल द प्रोसेसेस इन मोशन स्लोज डाउन, इसीलिए हम देख रहे हैं कि ग्राउंड से अगर कोई प्रोसेस जो है वो चल रहा है आगे तो वो हमें स्लो दिखेगा, ज्यादा टाइम लगेगा उसे होने में। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे कोई पार्टिकल है वो डीके करता है तो वो मान लो उसकी रेस्ट फ्रेम में डीके करता है, मान लो 1 सेकंड में डीके करता है, तो यहाँ पर उसको ज्यादा टाइम लगेगा, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 10 सेकंड। और कितना ज्यादा लगेगा? जितना ज्यादा वी होगा उतना ज्यादा उसका डायलेशन होगा। दिस इज कॉल्ड टाइम डायलेशन, है ना? मतलब कि अगर वो फ्रेम मूव कर रहा है तो यहां से देखेंगे तो वो प्रोसेस स्लो दिखता जाएगा, और जैसे जैसे वी जो है अप्रोच करता जाएगा सी को, वैसे वैसे और डायलेट होता जाएगा, मतलब और धीरे 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 होता जाएगा, है ना? और जैसे ही ये वी सी को टच कर जाएगा वैसे ही एस को दिखेगा कि उस फ्रेम में कुछ हो नहीं रहा है। मतलब कि कुल मिला के वी सी को टच कर जाएगा, मतलब क्या? एक तरह से फोटोन बन जाएगा। तो अगर मैं ग्राउंड से फोटोन के देखूंगा तो वो वहां पर कुछ होगा ही नहीं ना। तो कुल मिला के बात ये है, इसका मतलब है टाइम डायलेशन, कि ऑल द प्रोसेसेस इन मोशन स्लोज डाउन। टी प्राइम बोला क्या हुआ? राइट साइड में टी हाँ, प्राइम उधर ऊपर में क्या लिखे हैं? कौन टाइम सा टाइम है ऑब्जर्व सर? फ्रॉम एस वो फ्रेम, समझ में नहीं आया। प्रॉपर टाइम। ठीक है, चलिए तो अब एक क्वेश्चन देखते हैं। ये लिख लिया सबने? यस सर। सर जो हमने पीछे क्वेश्चन किया था जैम का 3 नंबर, हाँ वो हम इससे भी कर सकते थे। हाँ, देखिए ये सारे सवाल आप किसी कोई कभी टाइम डायमेंशन लगा दो, कुछ भी लगा दो, बस आपके हिसाब से लगाना चाहिए, है ना? सबसे आंसर वही आएगा। जो आप नेपच्यून वाले की बात कर रहे हैं, यस सर। हाँ हाँ वो कर सकते हैं।
चले आगे। Yes, तो sir. इसमें जो मेन टाइप के प्रॉब्लम्स जो होते हैं ना टाइम डायलेशन में, तो वो एक तरह से डीके वाला प्रॉब्लम होता है। तो डीके वाला प्रॉब्लम आया तो समझ जाए, तो आप समझ जाना कि वो टाइम डायलेशन का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसके टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। तो आप लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, मैं आपको नरेट करता हूं। लिखिए, एन अनस्टेबल पार्टिकल an unstable particle has proper lifetime tau. An unstable particle has proper lifetime tau. ठीक है, it is moving with speed v. It is moving with speed v with respect to lab. With respect to lab. ठीक है, इसका प्रॉपर जो लाइफ टाइम है वो है टाउ। अब लिखिए आगे, कैलकुलेट the distance traveled by particle, in lab frame before decaying. ठीक है, तो क्वेश्चन आपका ये है कि पार्टिकल है, उसका प्रॉपर लाइफ टाइम है टाउ और वो स्पीड v से जा रहा है। तो हमें पता करना है कि ग्राउंड फ्रेम में कितनी दूरी तक जाएगा वो डीके होने से पहले। ठीक है, तो अब मुझे बताइए, अगर मैं पार्टिकल की फ्रेम में रहूं तो पार्टिकल को डीके होने में कितना टाइम लगेगा? टाउ टाइम लगेगा। यस सर। अब अगर मैं ग्राउंड से देखूं तो पार्टिकल को डीके होने में कितना टाइम लगेगा? t इज इक्वल टू टाउ बाय डायलेटेड टाइम लगेगा। यस सर। ना, अच्छा, अब मुझे अगर डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा? ये स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है उसकी? v, और टाइम कितना है? टाउ बाय √1 इतनी डिस्टेंस कवर कर लेगा। सर इसको लेंथ कॉन्ट्रैक्शन से भी कर सकते हैं ना? हाँ हाँ, वो उससे भी कर सकते। अब एक बार क्वेश्चन आपके असाइनमेंट का देखते हैं हम। जस्ट 1 मिनट सर। 1 मिनट। एक बार सब लोग ट्राई कीजिए, डीयू का क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई कीजिए सब लोग। सर। डीयू का, हाँ, 1 मिनट, सब डीयू का 1 ट्राई कीजिए।
हाँ बताइए। सर मैं बोल रहा था कि सर क्वेश्चन में सर दोनों नहीं यूज करेंगे सर, या तो टाइम डायलेशन या फिर लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। हाँ मतलब वो तो आपके उस पर डिपेंड करता है ना, कॉन्टेक्स्ट पे कि क्या है। यस सर। है ना। सर जो यहाँ फार्मूला में मतलब स्क्वायर रूट अंडर पहले से भी है वो, और जो रूट अंडर भी है वो दोनों एक ही भी है या फिर दोनों डिफरेंट भी है? एक ही भी है ना, एक ही भी है। नीचे वाला में सर जस्ट। हम्म। ओके सर। डी के 1 का आंसर क्या आ रहा है आपको? आ गया? 2.5 सर बी। 2.5। यस हाँ। 2.5। ठीक है, चलिए। सर यस। सर ये इसमें से सर कुछ और क्वेश्चन करा देते अलग से, कुछ और ठीक रहता। क्या हुआ? बोले हैं कि इसका और क्वेश्चन अलग से करा देते तो अच्छा रहता, मतलब इसमें बहुत कम क्वेश्चन दिया है। टाइम डायलेशन के? नहीं नहीं, पूरा STR मतलब का। कोई असाइनमेंट देंगे आप? एसटीआर के असाइनमेंट में लगभग 60-70 क्वेश्चन है तो सही इसमें, और बाकी सारे वो भी हैं आपके आगे HCU और वो जो भी यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्स के, है ना। सर और और बाकी सब्जेक्ट्स में क्या होता है ना सर, जैसे गेट मैकेनिक्स तक का वो तो वो include है। सारा असाइनमेंट और वो कंबाइंड था, लेकिन जिसमें इस तरीके के PYQs होते हैं उसमें टीचर लोग अलग से देते हैं एक असाइनमेंट। गेट वो गेट के वो लिए। असाइनमेंट वो असाइनमेंट का ही क्वेश्चन रहता है वो जो देते हैं सर लोग। देखिए मैं बोल रहा हूँ इसमें ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन है, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ जितने भी संभव हो सकते हैं सारे टाइप के आ गए हैं, इसमें अलग से करने की जरूरत नहीं है। जो वो देते हैं ना वो अलग से, वो भी असाइनमेंट्स के ही एक एक पूल ऑफ क्वेश्चंस होते हैं उसमें से डाल के देते यस हैं। सर, वो इकट्ठा कर कुछ कुछ टॉपिक्स हाँ। इकट्ठा और करके वो मैंने लोग मैंने इसमें ये देखा है कंबाइन कि करके दे देते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स क्या है, तो मैं ये नहीं देखता कि कम ज्यादा है, मैं बोलता हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स कवर हो पा रहे हैं कि नहीं, तो इसमें हो पा रहा है। यस सर। मतलब बोले थे कुछ गेट लेवल का रहता तो अच्छा रहता, गेट तक। गेट लेवल? अच्छा, गेट एग्जाम के लेवल के? यस सर। चलिए मैं देखता हूँ, अगर आप देखिए एक्स्ट्रा करने का कोई मतलब नहीं, इसमें ही जितने हो जाएंगे ना वो वही बहुत है। दे दूंगा मैं आपको अगर आप बोल रहे हो, ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं, आप देखिए अब असाइनमेंट ड्यू का तो हो गया हमारा। अब बाकी कुछ होमवर्क में दे देंगे आपको, जैम का आप ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। जस्ट 1 मिनट। अब जैम का एक बार क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11 को एक बार पढ़िए। ये बोल रहा है म्यूऑन्स और एलिमेंट्री पार्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अपर एटमॉस्फेयर। ठीक है, कौन सा बोले सर? आपका है ये जैम का क्वेश्चन 11 है और वो 2015 में पूछा गया है। यस। तो इसमें अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है।
तो हमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो जो जो भी दिया हुआ इंफॉर्मेशन वो देख लेते हैं एक बार। सपोज आपका ये है अर्थ सरफेस और अच्छा इसमें लाइफ टाइम दिया हुआ है। ये लाइफ टाइम अगर किसी भी क्वेश्चन में तो वो ये प्रॉपर टाइम ही दिया है एक तरह से, सर टाउ दे दिया है सर। है ना, मतलब टाउ दे दिया है इसका। टाउ कितना दे दिया है इस म्यूऑन का टाउ दे दिया है 2.2 म्यूएस, ठीक है, लाइफ टाइम। अब ट्रेवलिंग टुवर्ड्स अर्थ विद स्पीड ऑफ 0.99 c 998 c, इसकी वेलोसिटी कितनी है? इसकी वेलोसिटी दी हुई है 0.998 c, ठीक है। अच्छा, और फॉर एन ऑब्जर्वर ऑन अर्थ द हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर अबाउट द सरफेस इज 10.4 किलोमीटर्स, ठीक है। तो ये जो है ये है 10.4 kilometers observed from Earth, ठीक है। Okay, which of the following statements are true? The muons can never reach the Earth's surface, ठीक है। Okay, चलिए अब बताइए म्यूऑन अर्थ सरफेस पर रीच कब करेगा और कब नहीं करेगा? बताइए कब करेगा? जब उसका लाइफ टाइम जो है मतलब लाइफ टाइम जो है उतना हो ताकि वो सफिशिएंटली यहां पर आ जाए, समझ रहे हैं? अगर लाइफ टाइम यहां आने से पहले ही खत्म हो गया तो फिर वो डीके कर जाएगा, वो रीच नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, समझ गए बात? यस सर। तो यहाँ पर दो चीजें हैं। तो एक तो है आपका टाइम टू रीच अर्थ, एक तो ये वाला टाइम है कितने समय में नीचे पहुंचेगा ये, इसको मैं बोल देता हूं सपोज आपका T1, और एक आपका है टाइम टू डिके, टाइम टू डिके को बोल देता हूं मैं T2, ठीक है। चलिए तो अब बोल रहा है कि कौन सा करेक्ट है, ठीक है। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा अर्थ फ्रेम में देखूं, इन अर्थ फ्रेम में सबसे पहले मुझे बताइए कि T2 कितना होगा? टाइम टू डिके कितना होगा? T2 डायलेटेड टाइम होगा, कितना होगा? टाउ बाय, ये तो हमारा जनरल फॉर्मूला है 1 माइनस v²/c², मतलब टाइम टू डिके अर्थ फ्रेम में कितना होगा? प्रॉपर टाइम लाइफ टाइम डिवाइडेड बाय दिस फैक्टर। ये कितना है? 2.2 माइक्रोसेकंड दिया हुआ है डिवाइडेड बाय √1 माइनस v²/c² और v दिया हुआ है 0.998। T2 आपका कितना आ जाएगा? किसी के पास कैलकुलेटर है तो एक बार इसको करो यार कैलकुलेटर। 34.8 34.8 माइक्रोसेकंड, राइट? यस सर। यस सर। ओके, मतलब कि अर्थ को दिखेगा कि इतने माइक्रोसेकंड बाद ये डिके कर रहा है ना, ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा टाइम दिखेगा क्योंकि स्लो हो जाएगा प्रोसेस, ठीक है। चलिए तो अर्थ के फ्रेम में T2 इतना है, अब अर्थ के फ्रेम में T1 कितना है? T1 क्या है? टाइम टू रीच अर्थ। तो टाइम टू रीच अर्थ मतलब क्या है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। अब बताइए अर्थ की फ्रेम में डिस्टेंस कितनी है? 10.4 किलोमीटर। यस सर। और कितनी स्पीड से आ रहा है पार्टिकल?
इतने से 0.9। तो ये आज आपका जाएगा, एक बार इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 10.4 इंटू किलोमीटर है तो 10⁻³ हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 0.998 इंटू सी आपका है 3 इंटू 10⁸। तो एक बार इसको निकालिए आप सब लोग, T1 जिसके पास कैलकुलेटर है, क्या है ये? थ्री पॉइंट फोर इंटू 10⁻⁻5। कितना है? 3.4 इंटू 10⁻⁻5 प्लस में। ओके, मतलब कि कुल मिला के बात है कि 0.34 नहीं सॉरी 34 माइक्रोसेकंड है ना? यस सर। 34 माइक्रोसेकंड। तो कुल मिला के बात क्या है कि आपका T1 जो है वो T2 लेस से कम है। मतलब टाइम टू रीच टाइम टू डिके से कम है। इसका मतलब है कि वो अर्थ तक पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा? T1 क्या है? टाइम टू रीच। और T2 क्या है? टाइम टू डिके। तो रीच करने का टाइम डिके पहुंच करने के पाएगा। टाइम से कम है, मतलब पहुंच पाएगा ना? यस सर। यस। तो म्यूऑन will reach the earth. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, अर्थ पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन तो गलत हो जाएगा क्योंकि उसने बोला है कि म्यूऑन कैन नेवर रीच अर्थ। ए तो आपका गलत हो जाएगा। अब दूसरा, द अपेरेंट थिकनेस ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इन म्यूरॉन्स फ्रेम इज दिस। ठीक है, अब बताइए मुझे म्यूऑन की फ्रेम में देखूंगा अगर मैं, तो अर्थ का एटमॉस्फेयर मुझे कॉन्ट्रैक्टेड दिखेगा लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। यस सर। इन म्यूऑन्स फ्रेम ना, इसको सपोज मैं डी बोल देता हूं, तो डी प्राइम कितना होगा आपका? कॉन्ट्रैक्टेड होगा ना? डी दिया है उसने 10.4 किलोमीटर्स इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर 0.998 स्क्वायर। इसको एक बार देखिए क्या होगा ये आंसर। पॉइंट 65। 0.65 किलोमीटर्स। तो इसने तो 0.96 दिया हुआ है, तो बी भी गलत हो जाएगा आपको। अब उसने बोला है द लाइफ टाइम ऑफ म्यूऑन इन अर्थ फ्रेम इज 34.8। तो सी वाला तो सही है, हमने निकाला था। यस सर। यस सर। यस। सी वाला तो सही आ रहा है। ठीक है, और चलिए, तो आपका ए और बी और डी क्या कहता है? म्यूऑन्स ट्रेवलिंग एट स्पीड ग्रेटर देन रीच द अर्थ सरफेस। इसका मतलब क्या है? सर टाइम ज्यादा डायलेट हो जाएगा। हाँ, टाइम ज्यादा डायलेट होगा। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। सर डी कैसे सही होगा? देखिए डी में वो बोल रहा है कि अगर म्यूऑन की स्पीड और भी ज्यादा हो गई तो क्या होगा?
तो म्यून की स्पीड और भी ज्यादा हो गई अगर, तो यहाँ पर T2 और भी ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। है ना? T2 और भी ज्यादा हो जाएगा ना, तो T2 और भी ज्यादा हो जाएगा यहाँ पे, तो आपका क्या हो जाएगा? इजीली सर पहुंच जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, देखिए अगर स्पीड इसकी ज्यादा हुई म्यून की, तो T2 और भी ज्यादा हो जाएगा और T1 और भी कम हो जाएगा, टाइम डायलेशन ज्यादा हो जाएगा ना सर। है ना? तो मतलब ये वाला वैलिड फिर भी हो गई, अगर इससे ज्यादा स्पीड हुई तो T2 और ज्यादा हो जाएगा और T1 और कम हो जाएगा, मतलब ये वाला तो वैलिड हो गई, मतलब म्यून अर्थ तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा ना, मतलब डी तो गलत हो जाएगा। सर ये यस, जो स्पीड दिया है ना 0 पर, सर तो किस स्पीड में दिया है? क्या हुआ क्या हुआ? जी, किसके स्पीड में दिया है? क्या दिया हुआ सर है? स्पीड किसके दिया है ना 0.998 सी। 0.98 किसके? अर्थ के सरफेस में दिया हुआ है ना, अर्थ के रिस्पेक्ट में, और किसके रिस्पेक्ट में हो सकता है? एक एक पार्टिकल है और एक अर्थ है, तो पार्टिकल के रिस्पेक्ट में खुद की तो जीरो ही होगी, तो दिया हुआ है वो अर्थ के रिस्पेक्ट में है। यस। चलिए, सर तो इसका डी भी होगा ना, करेक्ट है ना? हाँ हाँ सर डी इसका तो D भी करेक्ट होगा। हुआ। हाँ हाँ, डी भी होगा, डी भी करेक्ट होगा। चलिए, अब एक बार देखते हैं, आप लोग एक बार पढ़िए TIFR का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए, उसे सोचिए एक बार।
टी हाफ आपका क्या है? टी हाफ आपका है प्रॉपर लाइफ टाइम, प्रॉपर हाफ टाइम। कितना दिया हुआ है? 1.52 years। चलिए, तो ये आपका अर्थ सरफेस है। और वेलोसिटी ऑफ म्यून कितना दिया हुआ है? वेलोसिटी ऑफ म्यून दिया हुआ है 0.98। सर सी लेवल को अर्थ सरफेस मानेंगे ना? हाँ, सी लेवल अर्थ सरफेस है और उसके ऊपर 2 किलोमीटर का ये है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि टी हाफ प्रॉपर हाफ लाइफ है, तो प्रॉपर हाफ लाइफ है तो किसकी फ्रेम में प्रॉपर हाफ लाइफ है? म्यून की फ्रेम में है। यस सर। अगर मुझे हाफ लाइफ निकालनी है, मुझे टी प्राइम हाफ, मतलब कि हाफ लाइफ इन अर्थ फ्रेम, तो डायलेटेड होगी। है कि नहीं? कितनी यस होगी? सर। यस सर। टी हाफ बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो अगर, तो ये तो आपका इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा म्यून की फ्रेम में। अर्थ की फ्रेम में क्या सेटिस्फाई करेगा? एन टी इज इक्वल टू एन जीरो इंटू ई टू दावर माइनस 0.693 टी डिवाइडेड बाय, यहां पर क्या आ जाएगा? टी प्राइम आ जाएगा। यस। दिस इज डीके इक्वेशन इन अर्थ फ्रेम। चलिए, दोनों सर अर्थ फ्रेम के लिए है। क्या दोनों अर्थ फ्रेम के लिए? सर आपने पहले टी प्राइम हाफ लिया था, हाफ लाइफ इन द अर्थ फ्रेम, ये भी इसमें भी अर्थ फ्रेम हाँ, अर्थ के फ्रेम ये में ही टी होगा। प्राइम ही तो लिखा है मैंने यहाँ पे। ओके ओके ठीक। चलिए, अब उसने बोला है कि एक 2 किलोमीटर का माउंटेन है, ठीक है, और वो काउंट करता है 1000 म्यून, है ना? तो उसने बोला है कि जब अर्थ पे आएगा, मतलब सी लेवल पे आएगा, तो कितने म्यून होंगे? द नंबर ऑफ म्यून्स ऑफ द सेम डिटेक्टेड बाय द ऑब्जर्वर इट मीन सी लेवल इन द सेम पीरियड ऑफ टाइम विल बी। ठीक है, तो कितने होंगे? ठीक है, तो अब इधर से म्यून्स आपके आ रहे हैं सारे, इधर से आ रहे हैं। ठीक है, अब आ रहे हैं, तो जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे डीके होते जाएंगे, है ना? तो यहां पर ज्यादा डिटेक्ट होंगे और यहां पर कम डिटेक्ट होंगे, ऑब्वियस सी बात है ना? तो यहां पर उसने बोला है कि कितने 1000 म्यून डिटेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो सपोज म्यून यहां से चल रहे हैं सारे, यहां से चल रहे हैं, और सपोज यहां पर टी टाइम में पहुंचे, यहाँ पे टी टाइम में पहुंचे यहाँ पे, और टी टाइम में कितने म्यून डिटेक्ट हो रहे हैं? टी ए टाइम पे 1000 म्यून डिटेक्टेड, 1000 म्यून डिटेक्टेड। ठीक है, अब म्यून यहां से नीचे आएंगे, नीचे आएंगे, तो सपोज यहां पे आने में उनको डेल्टा टी टाइम लगा, तो टी प्लस डेल्टा टी में कितना नंबर लगेगा वो पूछा है हमसे, कितना नंबर डिटेक्ट होगा। ठीक है, ओके, मतलब कि एनटी कितना दिया हुआ है? सबसे पहली बात तो एनटी दिया हुआ है 1000 इज इक्वल टू N0
into e to the power minus 0.693 into t by t prime half। ठीक है, अब यहां पर t को मैं t प्लस डेल्टा टी रख देता हूं। कितना हो जाएगा n0 ये टी प्राइम है। अब मैं इसमें से इसको डिवाइड कर देता हूं, तो आपका हो जाएगा एन टी प्लस डेल्टा टी डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू n0 कैंसिल हो जाएगा, 0.693 टी और 0.693 टी भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा e टू द पावर माइनस डेल्टा टी बाई टी 0.693 और डेल्टा टी बाय टी प्राइम। ये आपका लाया, तो यहां पर 1000 तो पता है हमें, टी प्राइम हाफ भी पता है हमें, अब डेल्टा टी पता करना है। तो डेल्टा टी क्या है, म्यून को यहां से यहां तक आने में कितना समय लगेगा, तो डेल्टा टी कितना हो जाएगा, स्पीड डिवाइडेड बाय सॉरी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 2 किलोमीटर और स्पीड कितनी दी हुई है आपकी 0.98, इतना डेल्टा टी आएगा। ठीक है, तो ये जो आंसर आएगा उतने बारे म्यून यहां पर डिटेक्ट होंगे, और ये ऑब्वियस सी बात है 1000 से कम आना चाहिए क्योंकि ये 1 से कम है ना। तो जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे वैसे वैसे म्यून डिके होते जाएंगे और कम कम म्यून बचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 1000 थे, तो उसने पूछा है कि अर्थ सरफेस पे आएंगे तो कितने बचेंगे, कुल मिला के ये सवाल है। सर डिस्टेंस हम लोग डायलेटेड टाइम नहीं लेंगे, मतलब डिस्टेंस कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ नहीं लेंगे। नहीं नहीं, डिस्टेंस तो देखिए यहाँ पे टाइम जो ये कर रहे हैं अर्थ की फ्रेम में कर रहे हैं ना, जो भी कर रहे हैं सब, तो 2 किलोमीटर तो अर्थ की फ्रेम में दिया हुआ है, तो डायलेटेड कॉन्ट्रैक्टेड क्यों लेंगे। यस सर। देखिए कॉन्ट्रैक्टेड लेते ना तो उल्टा करते, फिर क्या करते हैं हम यहाँ पर पार्टिकल का फ्रेम यहाँ से। पर टी को टी हाफ ही रखते, टी प्राइम नहीं करते, फिर हम कॉन्ट्रैक्टेड ले सकते थे। यस सर। मतलब म्यून की फ्रेम में अर्थ ऊपर जा रहा है, फिर ऐसे मानते हैं हम, यस सर। है ना। तो कुल मिला के बात वही हो जाती है, क्योंकि एक टाइम पे डेल्टा टी में डायलेशन होता है और यहाँ पे टी प्राइम में डायलेशन होता है ना। इसी को दूसरे तरीके से भी कर सकते थे कि म्यून को मैं रेस्ट पे मान लेता, मतलब म्यून की फ्रेम से देखता तो अर्थ ऊपर जा रही है, तो फिर यहाँ पे 2 किलोमीटर से कम डिस्टेंस होती कॉन्ट्रैक्टेड डिस्टेंस, फिर यहाँ पे डेल्टा टी छोटा हो जाता, पर डेल्टा टी छोटा होता तो फिर यहाँ पे टी हाफ भी छोटा ही होता उसी फैक्टर से। यस सर। समझ गए। उसके बाद सर म्यून्स तो फिर डीके नहीं होता ना, म्यून्स तो फिर उतना का ही रहता, क्यों नहीं डिके 1000 होता, म्यून्स ही। म्यून खुद की फ्रेम में तो डिके होगा, खुद की फ्रेम में ऐसा थोड़ी डिके नहीं होगा। लेकिन वो और अर्थ के जब नजदीक आएगा या अर्थ पर आएगा तो फिर वो ज्यादा डीके होगा ना सर। तो फिर अर्थ से अगर म्यून की तरफ जाएगा तो म्यून में जितना पार्टिकल रहेगा उतना ही रहेगा ना सर। उसके बाद तो वो अगर म्यून फिर खुद की रेस्ट फ्रेम में रहेगा तो भी तो डिके करेगा ही, उसका अर्थ से क्या लेना है म्यून का, म्यून तो अपने हिसाब से डिके कर रहा है। किस उसका टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा। हाँ Dilate- टाइम dilate करने। टाइम पीरियड सिर्फ यहाँ पर टाइम पीरियड यहाँ पर फिर टी हाफ आ जाएगा, क्योंकि प्रॉपर लाइफ टाइम उसी की फ्रेम में देख रहे हैं, तो हम 1.52 ही ले लेंगे। चाहे वो फिर टी प्राइम नहीं रहेगा, प्रॉपर टाइम रहेगा। प्रॉपर टाइम रहेगा हाफ और यहाँ पर फिर वो टाइम कम हो जाएगा, क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि लेंथ कॉन्ट्रैक्टेड हो जाएगी, लेंथ कॉन्टेक्ट। कुल मिला के रेशियो सेम रहेगा। समझ गए बात। यस सर। सर ये जो इक्वेशन है n is equals to n naught e to the power minus 0.693 t upon t dash t half वाला, सर इसमें जो t टाइम ले रहे हैं
अर्थ के रेस्पेक्ट में सर उसको क्यों नहीं चेंज किए? ये टी जो है अर्थ वाला है, अर्थ वाला ही है। ठीक है, तो इसी को आप एक बार होमवर्क करके देख लीजिएगा, एनालाइज इन म्यून्स फ्रेम। चलिए, सर जो इक्वेशन लिखा है वो तो सर म्यून के फ्रेम में लिखा है। ये वाला इक्वेशन म्यून के फ्रेम में है, फिर इसको हमने अर्थ के फ्रेम में किया तो बस टी प्राइम हाफ टाइम चेंज हो गया। जो वेरिएबल टी है हाँ वो भी नहीं, चेंज यहाँ कर पर देगा। अच्छा, यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो एक काम कीजिए, यहाँ पर टी प्राइम लिख लीजिए। जब मतलब सर अर्थ के फ्रेम में उसका इक्वेशन लिखेंगे तो टाइम जो वेरिएबल है वो भी चेंज कर देगा। हाँ, ठीक है, चलिए अब इसमें बाकी कुछ क्वेश्चन है वो मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा। ठीक है, तो ये आपका टाइम डायलेशन का पार्ट हो चुका है। सर और कितने क्लासेस लें? अभी लगभग अभी आपका रिलेटिविस्टिक डायनामिक्स बचा हुआ है, तो एक क्लास है मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 क्लास। तो कल अगर क्लास हो तो कल लास्ट होगा। कल या परसों भी एक हो सकता है, मैं देखता हूँ, आई डोंट नो, देखते हैं। ओके, एक डाउट था। हाँ, 1 मिनट, चलिए इसके होमवर्क्स मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा। और हाँ बताइए क्या डाउट है। जब स्पीड की लाइट से कोई पार्टिकल चलता है तो उसका रेस्ट मास कंजर्व रहेगा या नहीं रहेगा? लाइट की स्पीड से कोई पार्टिकल चलता है तो उसका रेस्ट मास कंजर्व रहेगा या कंजर्व नहीं? तो रहेगा, रेस्ट मास कंजर्व तो रहेगा बिल्कुल। जैम का एक क्वेश्चन था नेक्स्ट वाली नहीं बुकलेट नहीं, में ये तो मास वाले क्वेश्चन हम रिलेटिविटी डायनामिक्स में करेंगे, वो अभी अभी मत करिए। ओके सर। मास, एनर्जी, मोमेंटम, ये सब के रिलेशंस हम रिलेटिविटी डायनामिक्स में कल के टॉपिक में करेंगे, उसमें आपको सब क्लियर हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी किस तरह से चेंज होगी, रेस्ट मास। सर हाँ सर एसटीआर स्टार्ट होने से पहले एक चीज बताए थे, एक चीज बोले थे कि आप कि इसके बारे में थोड़ा हम बताएंगे कि वो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन क्यों जरूरत पड़ा है उसमें करके। लॉरेंस, नहीं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन क्यों जरूरत पड़ता है, ये मैंने ये बोला था कि इसके पीछे के अंडरलाइंग रीजन से उसमें मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, ये बताया था मैंने, है ना। बाकी इसका डेरिवेशन, मतलब लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आया, उसका डेरिवेशन की बात कर रहे हैं। नो सर, इसकी जो जरूरत है इसका क्यों, मतलब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्यों फेल हो गया था। हाँ मैं वही बता रहा हूँ आपको, उसका उसका डेरिवेशन है, तो आप ये बोलो डेरिवेशन करना है आपको, ऐसा बोल रहे हैं। देखिए उसके लिए मैं आपको एक रेफरेंस देता हूँ, कर लिए एचसीवी, पता है ना आपको एचसीवी, तो एचसीवी का एसटीआर का चैप्टर एक बार आप इंट्रोडक्शन करिए, पढ़िए। एचसीवी बुक का नेम है। एचसी वर्मा, एचसी वर्मा, अच्छा कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। एचसी वर्मा में एसटीआर 11th वाले में है, 12th वाले में है, सर पता है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स या- पार्ट 2 में है सर, 12 पे है, 12 में मॉडर्न फिजिक्स वाले सेक्शन में। पार्ट 2 में है सब हाँ 12th वाले में, पार्ट 2 में। हाँ चैप्टर। हाँ, तो पार्ट 2 में एसटीआर का चैप्टर आप एक बार अच्छे से देखिए, तो उसमें किस तरीके से टाइम डाइव होता है ना, वो आपको बताया, वो आप एक बार पढ़िए। मैं बताऊं 2 मिनट में। हाँ सुनाओ। बाप रे, ढंग से भाई। अच्छा, सबसे पहले जब मैक्सवेलियन इक्वेशन आई थी तो उसमें c कांस्टेंट आया था और कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस मेंशन नहीं था, तो बहुत ऑब्वियस सा क्वेश्चन था कि स्पीड ऑफ लाइट कौन से फ्रेम में कांस्टेंट है। तो जब कैलकुलेशंस किए जाने लगे अराउंड द स्पीड ऑफ लाइट, तो देखा गया अगर तुम लेंथ को फिक्स रख रहे हो
तो स्पीड ऑफ लाइट को चेंज करना पड़ रहा है, या टाइम को फिक्स रख रहे हो तो स्पीड ऑफ लाइट को चेंज करना पड़ रहा है। पर अगर तुम स्पीड ऑफ लाइट को फिक्स रख रहे हो तो लेंथ और टाइम दोनों चेंज हो रहा है। तो आइंस्टीन ने 2 पोस्टुलेट लिए बहुत ही सिंपल से कि या स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कांस्टेंट है हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में और हर इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, और जितने भी फिजिक्स के लॉज है वो हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड है। सो ये जब तुमने स्पीड ऑफ लाइट को फिक्स कर दिया तब लेंथ में वेरिएशन आने लगा और टाइम चेंज होने लगा, मतलब सेम लेंथ जो हम लोग पहले मेजर कर रहे थे। तो वहां पे इसीलिए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन फेल हो गया और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत पड़ी। मुझे अगर मिलेगा कोई कॉपी मिल जाएगी या फिर नोट्स मिल जाएंगे तो मैं दे दूंगी, बहुत पहले पढ़ा था, पता नहीं होगा या नहीं। हो सकता है इस गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि उस जो टाइम वेरी मैग्नेटिक फील्ड होता है वो स्पेस वेरी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। वो रेस्ट फ्रेम में देखता है तो उसको मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होता है। जब वो अलग फ्रेम में मूविंग फ्रेम में देखता है तो वो जब स्पेस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करता है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना चाहिए। ये भी तो कंट्राडिक्शन था। ठीक है भाई, देख लेना, मुझे थोड़ा सा पता था, मैंने बता दिया। बताइए सर। हाँ तो रुपेश जी आपको पता तो है? मतलब क्या यही बात है कि कुछ और अलग बात है ये अभी प्रेशर बोली है? नहीं नहीं, परेशान ने जो बताया वो मैं देखिए मैं आपको इसकी स्टोरी बता देता हूँ, इसके डिटेल्स आप एक बार पढ़, जो आपको रेफरेंस दिया है ना उससे, ठीक है। तो हमारे पास जब 17th सेंचुरी में था न्यूटन्स लॉ था, और न्यूटन्स लॉ थे एंड दीज आर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के फॉलो करते थे। ये काफी दिन तक चला था, इसका तो थ्योरी हाँ। काफी दिन तक चला। हाँ तो 17th सेंचुरी में आया, ठीक है। और उसके बाद में फिर जो है कि 19th सेंचुरी में, ऑलमोस्ट 19th सेंचुरी में जब बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी का डिस्कवरी हुई, तो जैसे उसमें फैराडे ने कुछ पहले एम्पिरिकल लॉ दिए है ना, कि फील्ड वर्जन दिया उसने, ये वो फिर मैक्सवेल नहीं आया था। अरे जो एम्पिरिकल लॉस थे, जो एम्पिरिकल मॉडल्स थे, उनको एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में डालने की कोशिश की, तो उसमें फिर मैक्सवेल्स इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। तो मैक्सवेल्स इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आया, डेल्टा वाले सब मिला के 4 इक्वेशन जो है। है ना, कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो फैराडे ने पोस्टुलेट किया था लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो उसकी बात कोई मान नहीं रहा था, ठीक है ना। तो बिकॉज फैराडे वाज वेरी शार्प एम्पेरिकली, बट उसके पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं था, तो ही डिड नॉट हैव दैट मैथमेटिकल रिगर जो की बात वो तरीके से, और जो प्रोपोगेशन की स्पीड होती है वो स्पीड होती है 1/√μ0ε0, और वो आती है c के बराबर, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। तो फिर मैक्सवेल फैराडे के पास गया कि भाई जो तुम बोल रहे थे वो बिल्कुल सही है। तो फिर मैक्सवेल ने फैराडे का क्लेम को जो है मैथमेटिकली प्रूव किया कि यस, ये जो है स्पीड ऑफ लाइट है।
मतलब लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, किसने? मैक्सवेल ने प्रूव कर दिया। ठीक है, ये इक्वेशंस दे डोंट फॉलो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, दे फॉलो सर कहाँ गए? सर का नेटवर्क शायद चले गया। रितेश, तुम जो शायद बोल रहे थे, तुम कंपैरिजन कर रहे थे, तो तुम स्पीड को रिलेटिविस्टिक डोमेन में थोड़ी ना ले रहे थे। मेरे क्या फिर पास से बोलना? मेरे पास इसका टॉपिक जो आप प्रीतेश जी पूछ रहे हैं ना, वो है, मैं आज कर दूंगा। और तुमने पिछली Why बार भी कहा था तुम then- भेज दोगे। कैन यू हियर मी? यस सर। हाँ, तो यहाँ तक आ रही थी आवाज सबको? आपकी आवाज बीच में कट गई थी। नहीं, अब आ रही है ना? हाँ, अभी आ गई है सर। हाँ, तो आइंस्टाइन थॉट की जो सी आ रहा है यहाँ से, ये किस फ्रेम में आ रहा है ना? तो पहला डाउट तो ये है कि फ्रेम वाला डाउट क्या है। दूसरा डाउट ये है कि जो न्यूटन था और मैक्सवेल थे, ये दोनों जो है वो मतलब फिजिक्स के जायंट थे, ठीक है ना, दो बड़े बड़े साइंटिस्ट थे। तो ये वाला गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन फॉलो कर रहा था और ये वाला मैक्सवेल जो है लॉरेंटियन ट्रांसफॉर्मेशन फॉलो कर रहा था। तो आइंस्टाइन ने बोला कि तब दोनों तो सही नहीं हो सकते, है ना, लॉज ऑफ फिजिक्स तो है, एक ही ट्रांसफॉर्मेशन फॉलो करेगा। ऐसा थोड़ी होगा कि जो जो हमारे बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं यार, लो वेलोसिटी के ऑब्जेक्ट्स के, उसके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा और ये लॉरेंजियन हाई स्पीड के लिए और इसके लिए होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स के लिए। तो उसने फिर पोस्टुलेट किए, इसके बेसिस पे दो पोस्टुलेट। तो पहला तो फ्रेम का डाउट था उसका, और दूसरा डाउट था ये ट्रांसफॉर्मेशन का डाउट कि कौन सा वाला सही है। तो अब यहां पर क्या हुआ कि जब उसने बोला कि जब ये किस फ्रेम में है, तो उस समय पे एक्सपेरिमेंट चल रहे थे कि जो सी है ना, ये एक इथर की फ्रेम में, इथर होता है पूरे यूनिवर्स में, उसके फ्रेम में है। बट वो वाला जो आपका मॉडल था, हाइपोथेसिस था कि इथर की फ्रेम में सी है, और इथर एक स्टैटिक पूरा एक तरह से फ्लूइड है पूरे यूनिवर्स में, और उसकी फ्रेम में सी है। इस मॉडल को कौन सा एक्सपेरिमेंट ने फिर रिजेक्ट कर दिया? माइकलसन मॉर्ले ने। तो माइकलसन मॉर्ले ने एक्सपेरिमेंट किया और उसने फिर बताया कि ऐसा इथर इथर कुछ नहीं है, स्पीड ऑफ लाइट जो है हमेशा वही रहती है किसी फ्रेम में। तो इथर वाला जो हाइपोथेसिस था वो रिजेक्ट कर दिया। तो आइंस्टाइन ने फिर, ये दो डाउट थे उसके पास, और इन दो डाउट्स के बेसिस पे उसने पोस्टुलेट दिए दो सिंपल वाले, कि लाइट की जो स्पीड है वो हर फ्रेम में सेम रहती है, सी रहती है। और दूसरा उसने बोला कि न्यूटन वाज रॉन्ग, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, मैक्सवेल वाज राइट, तो लॉरेंजियन ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो ये दो पोस्टुलेट उसने ऐसे दिए कि लाइट की स्पीड सी होगी और न्यूटन वाज रॉन्ग, मैक्सवेल वाज राइट, तो लॉरेंजियन ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और न्यूटन के जो लॉज हैं जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन वाले, दे आर जस्ट द स्पेशल केस ऑफ लॉरेंजियन ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब मैक्सवेल के, जब स्पीड जो है काफी कम है सी से, तो ये ऑटोमेटिकली गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन बन जाता है ना। तो इन दो बेसिस पे फिर उसने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तैयार की। ठीक है, अब इसके पीछे का जो थ्योरेटिकल, मैंने आपको इसकी स्टोरी बता दी, इसके पीछे का कैसे डिराइव हुआ, उसने ये एसटीआर में डायलेशन कैसे लाया, √1 - v²/c² का फैक्टर्स कैसे आया, ये बता रहा हूं मैं आपको। एसटीआर का चैप्टर है एक एससी वर्मा में, इसको आप देखिएगा। ओके सर, क्लियर? और परेश आप कुछ बता रहे थे वो सोर्सेस के, अगर वो हो तो वो भी भेज दीजिएगा। ठीक है, ओके सर। चलिए। और इसके लिए एक और मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आपके पास समय हो तो आप एक डॉक्यूमेंट्री देखिएगा,
स्टोरी ऑफ E बराबर mc स्क्वायर। इसको देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो उसमें क्या करता है कि E इज इक्वल टू mc स्क्वायर की स्टोरी क्या है, तो उसमें बताता है इसके बारे में थोड़ा सुने कि इसको क्या होता है कि से जो लेकर डॉपलर इफेक्ट होता है ना, उसी से जो एनर्जी, मास फ्रीक्वेंसी जब चेंज करता है और स्पीड, तो इन सारे कंपोनेंट्स की वो हिस्टोरिकली किस तरह से डेवलप हुए वो सबकी स्टोरी बताता है। उसमें आपकी सारी स्टोरी कवर हो जाएगी, है ना। जैसा शुरू इस से न्यूटन से लेकर फिर फेराडे से लेकर मैक्सवेल से लेकर आइंस्टाइन तक की सारी स्टोरी एक डॉक्यूमेंट्री की फॉर्म में यूट्यूब पे अवेलेबल है, देख लीजिएगा। ठीक है, यस सर। चलिए ओके। अब इसके होमवर्क है, मैं होमवर्क आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा, बाकी फिर कल मिलते हैं। ओके ओके सर, थैंक यू सर। ओके बाय। थैंक यू।